दोस्तों, आजकल आईफोन लेने के लिए आदमी किसी भी हद तक गिर जाता है। चलो इसी का एग्जांपल देता हूँ। 17 ईयर के इस लड़के ने एक आईफोन लेने के लिए अपनी किडनी बेच दी और जब वह 25 साल का हुआ तो उसे जिंदा रहने के लिए डेली डायलिसिस करवाना पड़ता है। वहीं पर इसके अपोजिट दूसरी तरफ यह है दिग्विजय सिंह, जो कि 16 साल की एज से अपने पैसे सेव कर रहा था। उन्होंने कॉल सेंटर की जॉब की, अपने पैसे सेव किए और उसके बाद एक चॉकलेट की फैक्ट्री खोली जिसका नाम है साराम और जिसका अब एनुअल टर्नओवर ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। अब जैसा कि पहले वाले चीनी लड़के ने किया था, ठीक उसी तरीके से हम में से कई लोग सिर्फ दिखावे के आईफोन के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, लेकिन कोई भी सेविंग नहीं करते। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% इंडियन के पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है। मतलब कि अगर इन फ्यूचर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वह खुद को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो इंडियन मिडिल क्लास फैमिली है वह आखिर खुद को फांसी पर क्यों चढ़ा लेती है। हम मानते हैं कि गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास के पास तो है, लेकिन पैसे को लेकर उनके डिसीजन मेकिंग बहुत ही खराब है। अब इसके बहुत सारे रीज़न हैं, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न है इम्पल्सिव और कंपल्सिव बाइंग। अब यह लेडी है जो कि यूके में रहती है और इसको कंपल्सिव बाइंग की हैबिट है, जिसकी वजह से यह 8 लाख रुपए के कर्जे में डूबी हुई है। इसकी मंथली सैलरी 2,06,000 के करीब है, लेकिन फिर भी यह खुद को शॉपिंग करने से नहीं रोक पाती है। अब इनका कहना है कि कोई भी प्रोडक्ट उनके बजट के बाहर जा रहा है तो भी वो उसे खरीदना चाहेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर की अलमारी को डिज़ाइनर शूज़, ज्वेलरी, बैग्स, बहुत सारी एसेसरीज से भर रखा हुआ है। इनका कहना है कि शॉपिंग ना करें तो इनको डिप्रेशन होने लगता है। अब ठीक इसी तरीके से इंडियन मिडिल क्लास का भी यही हाल है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 79% मेजॉरिटी इंडिया में इम्पल्सिव और कंपल्सिव बाइंग की शिकार है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं तो 2022 की अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में सेल निकली थी, जिसमें कि 11,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन सिर्फ 4 दिनों में सेल हो गए थे और इसके अलावा हज़ारों करोड़ के बाकी प्रोडक्ट्स भी सेल हुए थे। अब तो बनी बात है कि भाई इससे कंपनी का फ़ायदा तो हुआ होगा, लेकिन यह इंसिडेंट इंडियन नेचर को बहुत अच्छे तरीके से बताता है। अब सवाल आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि जो इम्पल्सिव और कंपल्सिव बाइंग है वह आखिर होती क्यों है। यह 2 कारणों की वजह से होती है। पहला है एक्साइटमेंट एंड सेकंड है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अब पहले रीज़न की बात कर लें, एक्साइटमेंट। हम किसी भी प्रोडक्ट को देखकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम उसे खरीद ही लेते हैं, फिर वह चाहे ऑनलाइन मिल रही हो या फिर ऑनलाइन। और सेकंड है फोमो, जिसका मतलब है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अगर हमें कोई चीज़ 50% के डिस्काउंट में मिल रही है तो हम उसे खरीद लेते हैं, भले ही हमें उसकी ज़रूरत ना हो। अब इससे बचने के लिए हमें रूल ऑफ 24 को अप्लाई करना चाहिए। मतलब कि अगर हमें किसी भी चीज़ को खरीदने की एक्साइटमेंट या फिर फोमो आए तो हमें 24 घंटे रुकना चाहिए। अपने आप से यह पूछना चाहिए, क्या मुझे इस चीज़ को खरीदना ज़रूरी है? इस चीज़ का मैं क्या यूज़ ले सकता हूँ? मुझे बेनिफिट क्या है? क्या सच में मुझे नीड है? क्या मैं इस चीज़ की जगह कोई दूसरी सस्ती चीज़ का अल्टरनेटिव देख लूँ? ये सब सवाल खुद से करने चाहिए और फिर जो रिप्लाई आए उसके अकॉर्डिंग वह चीज़ को बाय करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है शो ऑफ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन मिडिल क्लास में गोल्ड खरीदने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% से ज़्यादा लोग गोल्ड सिर्फ इसलिए बाय करते हैं क्योंकि वो लोग शो ऑफ करना चाहते हैं, ताकि समाज और रिलेटिव के सामने यह बोल सकें 50 तोला 50 तोला। इंडिया में शो ऑफ करने का ट्रेंड इस हद तक चल चुका है कि अगर हमारा कोई फ्रेंड आईफोन या फिर अदर कोई ब्रांड की चीज़ खरीदता है तो हम उसको कम्पीट करने के लिए उससे ही महंगा या फिर उसी सेम ब्रांड की चीज़ खरीद लेते हैं। अब चाहे हमारी पॉकेट में उतना पैसा हो या ना हो, भले ही हमें उस चीज़ के लिए लोन लेना पड़े, लेकिन वह हम खरीद लेंगे। शो ऑफ का एक रूल है 2x। मतलब कि अगर मुझे कोई चीज़ शो ऑफ करने के लिए खरीदनी है तो मेरे पास कम से कम इतने पैसे होना चाहिए कि मैं उसे 2 बार खरीद सकूं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 1.5 लाख का आईफोन खरीदना है तो मेरे पास कम से कम 3 लाख रुपए होने चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आता है लीड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको फोटो दिख रही है यह है इन्वेस्टर शंकर शर्मा। इनका जन्म झारखंड के धनबाद जिले में हुआ था और वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके फादर के डेथ के बाद उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 19 साल की उम्र में की और वह भी अपनी माँ से 2,000 रुपये उधार लेकर। उसके बाद उन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया और 15 महीने तक एक जॉब की, लेकिन जॉब करने में उनको मज़ा नहीं आ रहा था। अब शुरुआत के 2-3 साल उन्होंने अपनी डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन किया। उनकी वेल्थ इंक्रीज होती गई और आज उनकी नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए है। अब दूसरी तरफ मिडिल क्लास में से कई लोग या तो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हैं या फिर बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, जबकि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं वह लोग 35 साल की एज तक अपना रिटायरमेंट ले चुके होते हैं। इसके अलावा शंकर शर्मा का कहना है कि उनकी सक्सेस का सीक्रेट डेली बुक रीडिंग की हैबिट है। दोस्तों, हमें भी अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से हमें कितना बेनिफिट होता है ये हमें अपनी बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ, और किस तरीके से अर्ली इन्वेस्टमेंट हमारी वेल्थ क्रिएटिंग में मदद करती है वह भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको फिर से समझा देता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लो कि आपकी एज 20 साल है और आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपये पर मंथ है।
अब आप अपनी 40 की एज तक 5,000 रुपये हर महीने एक SIP में इन्वेस्ट करते हैं। अब यदि आपको 15% रिटर्न भी मिलता है, जो कि SIP का एवरेज रिटर्न होता है, तब 40 साल की एज में आपके पास टोटल 75,69,755 रुपये होंगे, जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12 लाख रुपए है और उस पर आपको 15% के हिसाब से रिटर्न 63,69,755 रुपये का मिला। और इस पूरे प्रॉफिट का क्रेडिट सिर्फ एक सिंपल सी हैबिट है, जिसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा, कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ी, सिर्फ एक बार एक अच्छा SIP प्लान सिलेक्ट करना पड़ा, देन उसके बाद डिसिप्लिन होकर 20 साल लगातार उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ा। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम अपनी इन्वेस्टमेंट 20 साल की उम्र की जगह 35 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं, तो हमें कम बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि यदि आप 35 साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो पर मंथ 10,000 रुपये से अपनी 40 की एज तक, मतलब कि आपने 5 साल इन्वेस्टमेंट की, तब आपके पास 8,96,817 रुपये होंगे, जिसमें कि 6 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और 2,96,817 रुपये आपको रिटर्न मिला होगा। और इतना नेटवर्थ का फर्क इसलिए क्योंकि हमने लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। 5,000 की जगह 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमें रिटर्न सही नहीं मिला, क्योंकि हमने लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। अब फोर्थ पॉइंट है लॉटरी मेंटेलिटी। हर कोई यही सोचता है कि हमारे पैसे 21 दिन में डबल हो जाएं, हमें ऐसी कोई स्कीम मिल जाए जिसमें कि 21 दिन में हमारा पैसा डबल हो जाता है। और ऐसा सोचने वालों के साथ क्या होता है, ये आपको हेरा फेरी मूवी से पता ही चल गया होगा। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को बहुत जल्दी अमीर बनने का डिजायर है, जो कि एक अच्छा डिजायर है, लेकिन इस डिजायर की वजह से हम बहुत सारे स्कैम्स में फंस जाते हैं। और इस डिजायर को रखने वाले अधिकतर लोग MLM मतलब कि पिरामिड स्कीम को फॉलो करते हैं, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कह सकते हैं। आप उसमें देखते होंगे कि आपको इतने बड़े बड़े सपने इतने कम टाइम में अचीव करने की बात बताई जाती है, जिससे कि आप उनकी बातों में कन्विंस होकर अपने बहुत सारे पैसे उसमें लगा देते हैं, या फिर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के पैसे भी लगवा देते हैं। अब यह MLM कंपनियां कुछ इस तरीके से फ्रॉड करती हैं। सबसे पहले तो ये शुरुआत में जो नए मेंबर्स हैं उनको अच्छा खासा पैसा देती हैं, लेकिन जैसे जैसे मेंबर जुड़ते जाते हैं तो उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। फिर उसके बाद वह लोग पैसा देना बंद कर देते हैं और अपनी कंपनी क्लोज कर देते हैं। MLM में अधिकतर लोग इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, हम अपने दोस्त को अमीर होता हुआ नहीं देख सकते, या फिर अगर देखते हैं तो यह सोचते हैं कि हम भी उसकी तरह अमीर हों। और यही कारण है कि यदि हमारा कोई दोस्त या फिर फैमिली मेंबर किसी MLM कंपनी में जुड़ गया और वहाँ से फिर वह पैसे कमाने लग गया, तो हमें भी फोमो आता है कि हम भी उससे जुड़ जाएं और पैसे कमाने लग जाएं। और इसी नेचर का फ़ायदा यह MLM कंपनियां उठाती हैं और कई मिडिल क्लास फैमिली के साथ फ्रॉड करती हैं। कंज्यूमर कंप्लेंट कोर्ट में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेंट्स मिल जाएंगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब देखो, सॉल्यूशन तो यह है कि हमें खुद पर कंट्रोल करना होगा, राइट। और दूसरी बात, हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाती है, तो समझ जाओ कि वह एक फ्रॉड कंपनी है। अब यहाँ पर चॉइस हमारी हो जाती है कि हमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी यानी कि इंडेक्स फंड, जिसको कि निफ्टी 50 बोलते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना है, या फिर इन फ्रॉड MLM कंपनियों में। अगला पॉइंट है हाई यूजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड। एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि एक आदमी अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से कूद कर सुसाइड कर लिया था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर 8 लाख का क्रेडिट कार्ड का कर्ज हो गया था। इसी न्यूज़ के अकॉर्डिंग उसके पास 8 अलग अलग बैंक्स के क्रेडिट कार्ड थे। अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड के कारण हम में से अधिकतर लोग अननेसेसरी चीज़ों को उस क्रेडिट कार्ड से खरीद लेते हैं, और इसके कारण हमारे ऊपर डेट यानी कि कर्ज हो जाता है, और जिसको कि हम टाइम पर चुका नहीं पाते। और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट साइकिल इतना खतरनाक तरीके से घूमता है कि कब हमारा 2 लाख का लोन 10 लाख में बदल जाता है, हमें पता नहीं चलता। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना ही बंद कर दो। इमरजेंसी केसेस में क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना ठीक है, लेकिन हम जितना अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे, बैंक उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएगा। चलो इसको एग्जांपल से बताता हूँ। अब मान लेते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड की बिलिंग डेट महीने की 10 तारीख होती है, यानी कि हम जो भी खर्च करते हैं उसका बिल 10 तारीख को जनरेट हो जाता है। अब बिल जनरेट होने के बाद हमें 14 दिन का टाइम मिलता है उसको भरने के लिए, यानी कि 25 तारीख तक हम उसे भर सकते हैं। तो अब मान लो कि हमने 1 तारीख को 1 लाख रुपए स्पेंड किया, देन हमारे पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो हमने 25 तारीख को मिनिमम ड्यू अमाउंट 5,000 पे कर दिया। अब जो बचे हुए 95,000 हैं, उस अमाउंट पे हमें 40 दिन का इंटरेस्ट 40% के रेट के साथ पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट 40% तक लग जाता है। मतलब कि 40 दिन इसलिए क्योंकि पिछले महीने की 1 तारीख को हमने 1 लाख की शॉपिंग की, उसके बाद अगले महीने की 10 तारीख को उसका बिल जनरेट हुआ, देन बिल जनरेट होने के बाद हमें 14 दिन का टाइम दिया गया, तो इस तरीके से 40 डे के समथिंग हो गया। तो हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा वह बनेगा 4,136, जो कि हमें नेक्स्ट मंथ पे करना है। अब हमें 95,000 नहीं बल्कि 99,136 रुपये पे करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपने मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर दिया, लेकिन फिर भी नेक्स्ट मंथ उतना ही अमाउंट फिर से बन गया। सोचो, आपको बैंकों में सिर्फ 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है, वह भी कैश डिपॉजिट करने पर, लेकिन वही बैंक सिर्फ 1 महीने में आपसे 40% का इंटरेस्ट वसूल कर लिया। इसलिए हमें जितना हो सके क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ही इमरजेंसी में हमें उसका यूज़ करना चाहिए।
और वह भी तब जब हम उसे भर पाएँ। तो दोस्तों, यह थे कुछ रीज़न जिनकी वजह से हमारे पास पैसे सेव नहीं हो पाते हैं। अब आखिर में मैं आपसे कुछ गोल्डन बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि अगर आप जो भी सेविंग करना चाहते हो, चाहे वह इंडेक्स फंड हो, स्टॉक मार्केट हो, कुछ भी हो, तो आपकी सैलरी आते ही वह पैसे तुरंत कट जाना चाहिए। इससे होगा यह कि आपके पैसे पहले ही कट जाने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचेगा, तो हमारा मन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि हमें इतने ही पैसे में मैनेज करना है। और इस प्रोसेस को सक्सेस करने के लिए आपको ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम का यूज़ करना होगा, क्योंकि हर महीने आप यह इफोर्ट नहीं लगा सकते, या फिर आप भूल जाओगे, या फिर आप सोचोगे कि इस महीने ज़्यादा खर्चा है तो मैं इन्वेस्टमेंट ना करूं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डिसिप्लिन होकर एक फिक्स डेट पर अपने इन्वेस्टमेंट को पे करना है। दूसरी बात यह है कि हमें हर मंथ अपने फिक्स एक्सपेंसेस, जो कि हमें हर महीने करना जरूरी होता है, उसको कैलकुलेट करना चाहिए, और उसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे इनकम से उसको माइनस कर देना चाहिए। यदि बचा हुआ अमाउंट आपकी इनकम का 30 से 35% है, तो इसका मतलब है कि आप ग्रीन जोन में हो, और अगर यह अमाउंट 15 से 25% है तो आप ब्लू जोन में हो, और अगर यह अमाउंट 5 से 10% के बीच है तो आप रेड जोन में हो। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ ट्राई टू इन ग्रीन जोन। अब कई लोगों की सैलरी ही बहुत कम होती है, तो वह लोग ग्रीन जोन में नहीं आ सकते, मतलब कि वह 30 से 35% अपनी इनकम का सेव नहीं कर सकते। लेकिन जिनकी सैलरी है वह लोग तो इस रूल को फॉलो जरूर करो। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना मत भूलना। वह भी इस वीडियो को देखकर कुछ नॉलेज गेन करेंगे और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को वेल्थी बना सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।